Hey guys, good morning. So this is Rajoshi Shom. So आज ये पहला वीडियो है in the Q2 FY24 workshops on individual companies. So I think I've already mentioned this probably a couple of days back in one of my tweets. के like this time I'm going to be covering around 200-ish companies, 200 companies across 20 plus sectors. And of course, like उसमें से financials है एक bulk. I'll be covering around 70-75 financials, both on the lending and the non-lending side. और बाकी का जो 100, 125, 135 companies होगा, वो है कि in the non-financial side. Okay. So what I'm going to do is like probably I'm going to like club 2, 2, 3 companies in one workshop. जैसे कि आज I'll be doing HDFC Bank and State Bank of India. Now ये दोनों similar category में आता है, इसलिए I can club it. But say for example, I'll never club a large private sector bank with let's say a small NBFC or let's say a microfinance company. Got it? So अगर मैं देखता हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसे हैं कि लाइक जो एक ही कैटेगरी में आते हैं और उनका लेट्स से कॉन कॉल भी उस तरीके का हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ है, तो आई एम गोइंग टू लाइक क्लब इट एक साथ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एज आई सेड आई विल बी स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल सेगमेंट फर्स्ट. 75-80 के आसपास कंपनीज होगा. First, I'll finish off the lending वाला part and then I'll move on to the non-lending side. Non-lending side in the sense के आपका depository, brokerages, asset management companies, so on and so forth. And then I'll be moving on to the non-financial side of the business analysis. तो आज हम बात करेंगे HDFC Bank और State Bank of India में. And like always, like just to give you a preview because this is the first workshop that I'm doing in this quarter. के like of course we'll talk about the results of the banks. मतलब कोई भी कंपनी का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उनका रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स we'll talk about the most important aspect के लाइक कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने क्या-क्या चीजें बात किया, what are the kind of questions that they had to face from the analyst, and of course मैनेजमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड किया, एंड ऑफ कोर्स आउटलुक के बारे में बात करेंगे, राइट? बिकॉज अगर मैनेजमेंट का आउटलुक अगर अच्छा है तभी हम उस कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे ना. एंड ऑफ कोर्स वी लुक एट ऑल द क्रिटिकल पैरामीटर्स, राइट? जैसे फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे कि एसेट क्वालिटी कैसा है, लोन बुक का डिसबर्सल का रेट क्या है, डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ क्या है. Then we look at the profitability metrics, say ROA, ROE का numbers, and of course we look at asset quality as well. So on and so forth. ठीक है, तो चलिए on that note, I hope आप सब लोग अच्छे हो and like अभी Q2 का चालू करने वाले हैं. Of course before I start, one more thing is आपका जो भी डाउट होगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना मुझे, like on X, because मैं सारे वीडियोस X में डालने वाला हूँ और फिर उसके बाद में अपना YouTube चैनल में भी डालने वाला हूँ. तो I would prefer that you write your doubts more on X में in the comment section than on YouTube, because इसमें reply करने में थोड़ा easy हो जाता है. और of course आप मुझे DM भी कर सकते हो because वो भी खुला है. So as I told you, जितना हो सकता है I'll cover like 1 to maximum to 2 companies in one workshop, जिसमें I'll try to cover everything. Okay. On that note, चलो अभी स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक. सो रिसेंटली HDFC बैंक का सबसे बड़ा न्यूज क्या था कि उनका मर्जर विद HDFC लिमिटेड. अब क्या हुआ सोचिए, मर्जर से पहले HDFC बैंक यूज्ड टू ग्रो अराउंड 20-21%. अब ये तो मतलब सबको ही पता है कि राइट कि जितना बड़ा आपका लोन बुक होता जाएगा उतना आपका पेस ऑफ द ग्रोथ of that book will come down, right? So अभी जब आप देखोगे, जब मर्जर हो चुका है HDFC बैंक का, उनका टोटल लोन बुक का साइज कितना बना, अराउंड 24 लाख करोड़. इसीलिए अगर आप देखोगे इन Q2 में भी HDFC बैंक का लोन बुक का ग्रोथ हुआ अराउंड 17%. एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं कॉन कॉल का बात करूं तो जब मिस्टर शशिधर जगदीशन को पूछा गया, सो गोइंग फॉरवर्ड ही सेड कि जीडीपी का जो नॉमिनल जीडीपी का जो हमारा देश का ग्रोथ है उससे आप 4-5-6% ऐड कर दो तो वो HDFC बैंक का पेस ऑफ ग्रोथ रहेगा. सो इसका क्या मतलब, हमारा नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ आप पकड़ लो कुछ 10-12% होता है, तो HDFC बैंक आपको 17-18% से आपका लोन बुक का ग्रोथ देता रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लेके चलो. नाउ हियर इज द थिंग, अगर आप आगे जाओगे HDFC बैंक का बुक, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन बुक का साइज कितना है आज, कुछ अराउंड 33-34 लाख करोड़ के आसपास. इसलिए यू वुड सी स्टेट बैंक का लोन बुक का ग्रोथ इज अराउंड 13%. नाउ आपको समझ में आ रहा है, 24 लाख करोड़ HDFC बैंक, इसीलिए सिंस स्टेट बैंक से थोड़ा सा छोटा है इसीलिए लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ कितना है, 17%. और जब वो 33-34 लाख करोड़ का बन गया है तब इनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट के हो गया
है कुछ 12-13%। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी कॉन कॉल सुनोगे तो द मैनेजमेंट मिस्टर दिनेश खारा ने यही बताया कि गोइंग फॉरवर्ड वी कैन ग्रो अराउंड 12-13-14% ऑन दैट बुक। तो अगर आप से फॉर एग्जांपल मैं ये लोन बुक का ग्रोथ का बात क्यों करता हूं, बिकॉज इफ यू होल्ड स्टेट बैंक एंड एचडीएफसी बैंक यू शुड लोअर योर एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ लेट्स से फॉर एग्जांपल मेकिंग रिटर्न्स फ्रॉम दैट स्टॉक, बिकॉज अगर आपका कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ मतलब घटते जा रहा है विद इंक्रीज इन साइज, आगे जाके आपका पैसा उसी रेट से बनेगा। ओके तो सॉरी, तो ये पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट है, अगर हम एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा और फोकस करें, द अदर इंपॉर्टेंट थिंग वाज के लाइक मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट के 3.6% हो गया। मर्जर से पहले इट वाज 4.1%। नाउ क्यों हुआ ये, लॉजिकली सोचिए। एचडीएफसी बैंक का तो खुद का जो डिपॉजिट बुक था उसमें एक बड़ा चंक था इन करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, कासा वाज अराउंड 40-45% ऑफ द टोटल बुक ऑफ द टोटल डिपॉजिट बुक ऑफ एचडीएफसी बैंक। और कासा में तो आपका तो बैंक पैसा उठाता है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिकॉज करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं लगता है, सेविंग्स अकाउंट में आप 3-3.5% देते हो। लेकिन जब ये मर्जर हुआ, अब एचडीएफसी लिमिटेड वाज नॉट अ बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड वाज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो रिटेल लायबिलिटी डिपॉजिट नहीं उठा सकता है। मतलब वो लोग पैसा डिपॉजिट ले सकता था लाइक एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, लेकिन ये लोग डिपॉजिट ले सकता है इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। मतलब यहाँ पे इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कासा से ज्यादा ही होगा ना, कासा का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से। सो इसीलिए क्या हुआ, जब एचडीएफसी लिमिटेड का जो डिपॉजिट का जो बुक है जब एचडीएफसी बैंक के साथ मिल गया तो कॉमन सेंस लगाइए तो ओवरऑल अब जो ये पूरा डिपॉजिट का बुक बना, इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया ना, बिकॉज एचडीएफसी लिमिटेड का जो डिपॉजिट है वो तो फिक्स डिपॉजिट है एंड फिक्स डिपॉजिट कम्स एट अ हायर पेस, राइट। फिर दूसरे एंगल से आप देखिए, आरबीआई का भी तो बहुत लिक्विडिटी का बहुत सारे क्राइटेरिया था कि अगर आपको मर्ज करनी है तो ऐसे लिक्विडिटी चाहिए। अब उसके लिए भी एचडीएफसी बैंक को, अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक को पैसा उठाना पड़ा जस्ट टू फुलफिल द लिक्विडिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसको सीआरआर वीआरआर उतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है, सीआरआर एसएलआर ये सब होता है, ठीक है, जो बैंक को एज एन इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है विद द आरबीआई, और ये रेगुलेटर का पार्ट है। सो बेसिकली ये सीआरआर का रिक्वायरमेंट उनका बदल गया। जब ये मर्जर के टाइम उनका सीआरआर का रिक्वायरमेंट बदल गया, मतलब उनको और ज्यादा कैश उठाना पड़ा, राइट। तो जितना आप जल्दी कैश उठाओगे वो पैसा तो आपका तो रिटेल लायबिलिटी फ्रेंचाइज से नहीं आएगा, बिकॉज अगर आपको करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट से अपना डिपॉजिट बुक को बढ़ाना है, दैट एक्चुअली टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसको टाइम लगता है। आप देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट ने भी अपना कासा को बढ़ाया, मतलब पूरा ये जो कासा का 50% ऑफ द टोटल डिपॉजिट है उनका, ये उनको लगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 5 साल बनाने में। उदय कोटक को लगा था अप्रोक्सीमेटली 10 साल टू गेट द कोटक महिंद्रा बैंक का कासा परसेंटेज टू अराउंड 60% के आसपास। तो जल्दी से इनको जब मर्जर करना है तो टाइम कहाँ था इनके पास, तो इन्होंने पैसा उठाया अपना सीआरआर क्राइटेरिया के लिए। एंड प्लस आपको ये भी बात समझ में आ गया कि लाइक जो एचडीएफसी लिमिटेड का बुक जो आज यहाँ पे आया, तो ऑफकोर्स दैट बुक, दैट डिपॉजिट बुक केम एट अ हायर कॉस्ट फॉर एचडीएफसी बैंक। एज अ रिजल्ट ऑफ इच क्या हुआ, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट गया। सो 4.1-4.2% था, वो घट के अभी बन गया 3.6%। नाउ इसका क्या मतलब है, अगर आपका डिपॉजिट बुक घट गया तो मतलब आपका आरओए और आरओई में भी थोड़ा बहुत प्रेशर तो है, राइट। ऑल्दो बैंक ने कहा है कि गोइंग फॉरवर्ड आरओए का नंबर उतना इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स दैट एक्चुअली सिर्फ डिपॉजिट बुक से नहीं होता है। अगर आपने अपना ऑपरेशंस को कंट्रोल किया या अगर आपने हाई यील्डिंग लोन्स देना चालू कर दिया तो आपका मोटा मोटी आरओए एक ही जगह में रहता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, निम घटा एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है कि पूरा जो अभी बिजनेस है एचडीएफसी बैंक का, उसका पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ भी घट गया, बिकॉज एज आई सेड प्री मर्जर इट वाज अराउंड 20-22%, अभी वो घट के हो गया अराउंड 17-17.5% का ग्रोथ, ठीक है। ये बन जाता है बात। तीसरी पॉइंट ये है कि मतलब ये जो पूरा मर्जर हुआ इससे एसेट क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया। तो मैनेजमेंट ने वही बोला, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगेन लॉजिकली सोचोगे, एचडीएफसी लिमिटेड का भी एसेट क्वालिटी था बेस्ट इन क्लास, मतलब इट वाज ऑफ कोर्स कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन दिस कंट्री। तो उनका भी एसेट क्वालिटी अच्छा है। एचडीएफसी बैंक का एसेट क्वालिटी के बारे में तो बोलना ही नहीं है, राइट। मतलब उनका जीएनपीए, एनएनपीए, कलेक्शंस, पीसीआर, स्लिपेजेस सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आई मीन आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस बैंक फॉर द लास्ट 6-7-8 years और मुझे कभी एचडीएफसी बैंक का एसेट क्वालिटी लेके कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। सो हैविंग सेड दैट, एसेट क्वालिटी का सब कुछ सही है। इवन आई वुड से कि लाइक
उनका जो रिटर्न रेशियो है लाइक आरओए नंबर वो उतना भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न इसके साइज इतना बड़ा बन गया है कि एज अ स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर आप कितने पैसे बनाने वाले हो, राइट। लेकिन एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका एसेट क्वालिटी इतना बढ़िया है कि आप अगर शेयर को लेते हो ना तो आप इसमें पैसे गवाओगे नहीं, बट इसमें मेन गेम है कि लाइक पैसे कितने बनाओगे, गॉट इट। तो अगर आज एचडीएफसी बैंक लेट्स से इसी सेम एसेट क्वालिटी में अगर ऐसे ही एसेट क्वालिटी होता और 30-35% से ग्रो करता तो मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट टॉप होल्डिंग बना के रख देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये बैंक मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं और इसका रीजन यही है, ऑफ कोर्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी को, बट द मेन रीजन व्हाई आई डोंट हैव एचडीएफसी बैंक इन माय पोर्टफोलियो इज बिकॉज मुझे एक हायर पेस ऑफ ग्रोथ चाहिए इन माय पोर्टफोलियो, एंड उसके लिए एचडीएफसी बैंक का कोई जगह नहीं है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, इफ यू आर इन योर 40s 50s 60s और आपको एक ऐसा फाइनेंशियल लेके रखना है कि लाइक जिसमें उतना पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है नहीं, तो आप एकदम चिल मार सकते हो, तो वो है एचडीएफसी बैंक। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे पूछोगे इस स्टॉक से 25-30% सीएजीआर मिलना डिफिकल्ट है, बिकॉज द बिजनेस इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 16-17-18%, राइट। एंड ऑफ कोर्स जितना साइज बढ़ेगा उतना पेस ऑफ ग्रोथ घटता जाएगा। तो ये हो गया एचडीएफसी बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो कुछ नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एसेट क्वालिटी ठीक है। अगर आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आरओए का नंबर अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, और स्टेट बैंक भी ये भी बताया है कि लाइक उनका एक पिछले 8-10 सालों में इतने सही एसेट क्वालिटी कभी नहीं रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब कुछ सही चल रहा है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे, एक बात मैंने और बोलना भूल गया, जो स्टेट बैंक एचडीएफसी दोनों के मतलब दोनों ही कर रहे हैं, वो है कि ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग अभी जैसे सिर्फ ये भी नहीं, एक्चुअली पूरी फाइनेंशियल स्पेस ही कर रहे हैं, सब ये एसएमई और एमएसएमई स्पेस पे बहुत ही बुलिश बन रहा है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी क्या कर रहा है, अपना ये जो कमर्शियल बैंकिंग एसएमई और एमएसएमई में ज्यादा फोकस कर रहा है। एचडीएफसी बैंक भी यही करने लग गया है, राइट, कि अभी ये जो इवन अगर आप कॉर्पोरेट के सेगमेंट में भी देखोगे, लार्ज कॉर्पोरेट तो अपने बैलेंस शीट को डीलेवरेज कर रहा है, ठीक है, मतलब। और अगर लार्ज कॉर्पोरेट अपने कैश फ्लो से ही बैलेंस शीट को डीलेवरेज कर रहे हैं तो फाइनेंशियल्स का क्या काम है, राइट। फाइनेंशियल्स के तो इसलिए क्या कर रहे हैं, वो लोग टायर 2, 3, 4 सिटीज में जा रहे हैं और से फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे एमएसएमई कंपनीज, गारमेंट कंपनीज, कैटल ट्रेडर्स, इन सबको पकड़ रहा है, एसएमई एमएसएमई ट्रेडिंग, फिर ये किराना का दुकानदार, तो इन सबको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक और जगह पे ये लोग बहुत बहुत फोकस कर रहे हैं, वो है वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग का एक और कंपनी है, उसका नाम है एसजी फिनसर्व करके, वो आप देख सकते हो। वेंडर फाइनेंसिंग का मतलब है, सोचो अगर आप एक अपोलो एपीएल अपोलो का एक वेंडर फाइनेंस आप एक वेंडर हो, आप एक डीलर हो, ठीक है। तो आपको तो अपोलो से माल लेना है, वो तो स्टील पाइप खरीदना है उनसे, फिर आपके दुकान में इन्वेंटरी में रखना है, तो उसके लिए भी क्रेडिट मिलता है आपको एज अ वेंडर। देन से फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आके क्रेडिट में ले लिया, कोई रियल एस्टेट प्लेयर आया और आपसे पूरा माल ले लिया, लेकिन बोला कि 6 महीने बाद दूंगा, लेकिन आपने अगर उस टाइम पे नहीं दिया तो वो रियल एस्टेट प्लेयर किसी और के पास चला जाएगा और आपका मार्केट खत्म हो जाएगा, तो आपको देना ही पड़ेगा उसको। तो इसलिए उस टाइम पे आपने जब दे दिया, पैसा तो नहीं आया, राइट, लेकिन अब अगला कोई और एक प्लेयर आएगा तो उसके लिए क्या होगा, आपको इन्वेंटरी में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वेंडर फाइनेंसिंग चाहिए होता है। फिर सोचिए फॉर एग्जांपल आप पाइप लेके, आप एक ट्रक ड्राइवर हो, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हो, तो वो ट्रक का खर्चा, तेल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, फिर ये जो फास्ट टैग का खर्चा, तो ये सब में भी तो खर्चा होता है ना, राइट, वर्किंग कैपिटल का जो खर्चा होता है, तो ये भी देता है से फॉर एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको वेंडर फाइनेंसिंग बोलते हैं बाय द वे। तो आई गेस आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और यही बिजनेस मॉडल पे ये एसजी फिनसर्व, चलो एसजी फिनसर्व का भी बिजनेस मॉडल हो गया, बट एनीवेज पे। तो अभी हम आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एक और पॉइंट है, तो आप देखोगे एसबीआई कार्ड्स बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में है, ठीक है। एसबीआई कार्ड्स इज बेसिकली अ सब्सिडियरी, जो ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस में आप देखते हो ना, पेट्रोल पंप के बाहर, फिर ये जो मॉल्स वॉल्स के बाहर सब बैठे हैं छतरी के नीचे, एसबीआई कार्ड सर क्रेडिट कार्ड ले लो एंड ऑल, तो उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो अराउंड 7% है, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट 7% इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बैड थिंग, ठीक है। तो जब स्टेट बैंक के मैनेजमेंट को ये पूछा तो उन्होंने पूरा हाथ खड़ा करके बोल दिया कि हमारा जो रिस्क असेसमेंट टीम है वो एसबीआई कार्ड से अलग है, उनका अलग मैनेजमेंट, हमारा अलग मैनेजमेंट, तो उनका जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आप उनसे बात करो, हमारे पास मत आओ। तो ये हो गया बात। और दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि लाइक एचडीएफसी बैंक की तरह अगर आप थोड़ा सा बड़ा करके सोचोगे, थोड़ा बिग पिक्चर समझोगे, 34 लाख करोड़ का लोन बुक बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसीलिए तो दे आर ग्रोइंग एट 12-13%। इवन अगर आप देखोगे Q1 में, ओवर द लास्ट Q1 दे ग्रो 15%, बट इस बार क्या हुआ, इस बार Q2 का ग्रोथ सबका एक्चुअली थोड़ा कम आया। वाई? बिकॉज
पिछले Q2 में, Q2 में फेस्टिव पीरियड मतलब दशहरा वगैरह सितंबर में आ गया था, लेकिन इस टाइम में क्या हुआ ना, एंटायर फेस्टिव पीरियड, दशहरा, दिवाली, सब कुछ आप देखोगे Q3 में चला गया. So as a result of which the pace of loan book growth भी, right, for any financial, right, for or even as a matter of fact for non-financials has come down. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 12-13% है. बट अगर आप मोटा मोटी देखोगे लाइक पूरा चीज को, ठीक है, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न रेशियोज में कोई प्रॉब्लम है नहीं, एसबीआई का एचडीएफसी बैंक की तरह नीम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एसबीआई तो कोई मर्जर वर्जर किया ही नहीं, उनका नीम्स भी एकदम सही जगह में है. अब द ओनली थिंग इज दिस, द ग्रोथ, ठीक है, बिकॉज अगर आप अपने ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया और सिर्फ एसेट क्वालिटी देखा फाइनेंशियल में, तो आपका पैसा नहीं जाएगा, लेकिन पैसा बनाएगा भी नहीं. आप जहां रहा हो वही पे आप रहोगे. सो मेरा पॉइंट है कि अगर आप 20s एंड 30s के हो, कोई रिकमेंडेशन वगैरह से एंगल से मत देखो. आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू टेल यू कि मैं सोचता कैसा हूं, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा स्टॉक लिया, क्या लिया, और उतना भी ना, मतलब मुझे वो सब हर दो वर्ड बोलने के बाद रिकमेंडेशन नहीं करनी है, ठीक है. तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ क्योंकि मेरे दिल पे है, जो मेरे दिल पे है वो मैं आपके सामने लाता हूँ. सो एनी विच वे, तो मैं अगर 20s और 30s का हूँ, ठीक है, जैसे मेरा एज अभी 34 है, एक हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि मेरे एज में अगर मैं 12-13% का एक ग्रोथ का इंजन ले लूं, तो फिर मतलब क्या, मतलब मेरा पोर्टफोलियो उसी रेट से बढ़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, राइट. सो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि एसेट क्वालिटी तो है ही नंबर 1, ठीक है, जो इन सारे फाइनेंशियल्स का है. एसेट क्वालिटी बुरा हुआ तो भाई बाकी कुछ ग्रोथ वोथ देखने का ही नहीं है. लेकिन अगर एसेट क्वालिटी ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स और लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ क्या है, डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ क्या है. तो डिपॉजिट के एंगल, जस्ट बिफोर आई फिनिश इट ऑफ, एचडीएफसी बैंक का जो सबसे बड़ी अच्छी चीज और भी लगता है वो है कि डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ, बिकॉज वो ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है एट अ रैपिड पेस. सो एनी विच वे, और तो आई गेस लेट मी सी कि लाइक कोई प्रॉब्लम है नहीं. बट हाँ, चलो एक पॉइंट है जो आई गेस हमें इसी वीडियो में डिस्कस करनी है. तो बेसिकली आरबीआई का एक सर्कुलर आया है कि लाइक जो 50,000 रुपए के नीचे वाला जो पर्सनल लोन वाला जो सेगमेंट है, दैट इज अंडर इमेंस स्ट्रेस, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि लाइक सारे बैंक्स के कॉन कॉल में बहुत सारे बैंक्स ने क्लैरिफाई किया इसको. तो एसबीआई को जब ये पूछा गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यही बोला कि हाँ, हमारा क्रेडिट एक्सप्रेस करके एक पर्सनल लोन का डिवीजन है, लेकिन हम पर्सनल लोन देते हैं उनको ही जिनका सैलरी अकाउंट है हमारे साथ. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है कि कौन से कंपनीज में ये लोग काम करते हैं, रिनाउंड पीएसयू कंपनीज में या रिनाउंड कोई टाटा जैसे ग्रुप कंपनीज में. तो एसबीआई यही बोल रहा है कि आरबीआई ने एक जनरलाइज चीज पे बोला कि झमेला हो रहा है. अब एक्चुअली झमेला कहां हो रहा है, आई विल टेल यू. 50,000 नीचे वाले जो पर्सनल लोन्स दिए हैं, वो बहुत सारे फिनटेक्स डिजिटल लोन्स दिए हैं पिछले 1-1.5 साल में, एंड दैट सेगमेंट केम इनटू बीइंग. बट फिनटेक्स का कोई ढंग का डिपॉजिट बुक ना है, ना फिनटेक्स को कोई पता है कि लेंडिंग का क्या है, मतलब उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और चलो वो लेंड करना चालू कर दिया. बट आज ये बैंक सबको यही बता रहे, एचडीएफसी बोलो, एसबीआई बोलो, इवन बहुत मिड टायर प्राइवेट बैंक्स में यही बोले कि हमारा पर्सनल लोन का जो बुक है वो बहुत ही सेफ है, सालों से हम ये करते आ रहे. तो आरबीआई ने जो बोला, ठीक है, वो सही बोला, ठीक है. एक्चुअली स्ट्रेस है, वरना आरबीआई को नहीं पता चलता ना. बिकॉज आरबीआई ने ये चीज बोला, इसका मतलब ये नहीं कि योर जॉब इज नॉट टू जनरलाइज एवरीथिंग कि अच्छा इसका पर्सनल लोन बुक है मतलब ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है. दैट इज वेरी शैलो लेवल थिंकिंग. आपको थोड़ा डीप लेवल पे थिंकिंग करना पड़ेगा. एंड द डीप लेवल ऑफ थिंकिंग इज वेरी वेरी सिंपल के लाइक आप देखो कि लाइक कि उस बैंक का जो पर्सनल लोन दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं. तो एचडीएफसी बैंक बोलो या एसबीआई बोलो, ये लोग लोन्स देते हैं जिनको, मतलब पर्सनल लोन इज बेसिकली अ क्रॉस सेल प्रोडक्ट. मतलब जैसे मैंने बोला कि राइट, मतलब आप अगर एक अच्छे रेप्यूटेड कॉर्पोरेट में काम करते हो, फिर लेट से आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सैलरी अकाउंट भी है, मतलब आपका सैलरी भी उस अकाउंट से जा रहा है, फिर लेट से फॉर एग्जांपल आपने एक होम लोन भी लिए हो, फिर जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पर्सनल लोन देते हैं. एंड दोस पर्सनल लोन का टिकट साइज इज नॉर्थ ऑफ 50,000, 1-1.5-2 लाख के कैटेगरी में है. बिकॉज सोचिए ना, जितना हायर टिकट साइज आप लोन दोगे उतना आप सोच समझ के लोन दोगे. गॉट इट. तो ये भी स्टेट बैंक का चेयरमैन ने बताया है. ऑन दैट नोट आई गेस बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी तो आई गेस सब कुछ ठीक ही है. आपको कोई डाउट्स हुआ, ऑफ कोर्स एज आई टेल यू के लाइक सारे वीडियोस में ही मैं मेरा डीएम ओपन है और मेरा कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है. सबका जो भी क्वेश्चंस होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक्स और ऑन यूट्यूब. ओके, ऑन दैट नोट चलिए अगले वीडियो में प्रॉब्ली आई विल डू एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे दो बैंक्स इन द सिमिलर कैटेगरी एंड सिमिलर साइज उठा के हम लोग इसी पैटर्न में बात करते रहेंगे. ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर लिसनिंग.